पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स जिनका कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट करने वाले हैं। वो जो हैं अगर मास्टर्स या पीएचडी के लिए काउस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आप उनको इनसाइट टिप्स देंगे ताकि उनका वहाँ पे एडमिशन हो स्कॉलरशिप? काउस्ट अंडरग्रेड नहीं करवानी, आपको सिर्फ मास्टर्स के लिए वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है या पीएचडी के लिए। आपने जो पहले रिसर्च की हुई है वो किसी फैकल्टी के बहुत करीब है तो वो आपको डायरेक्ट पीएचडी के लिए एनरोलमेंट भी दे सकता है। काउस्ट आपको $2000 स्टाइपेंड देता है प्लस फ्री हाउसिंग प्लस 1 ईयर टिकट हेल्थ इंश्योरेंस। तो जब मैं जाने लगा तो मेरे वाले साहब मुझे कहें कि यार देखो तुम्हारे पास अब जॉब भी आ गई है, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारी शादी भी करवा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम हैदर है और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल वली। आप मैनेजर हैं वाटर एंड एनर्जी में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया टाइम देने का आपका। यू आर वेरी वेलकम। अच्छा फैसल, प्लीज आप मेरे ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम फैसल वली है, ताल्लुक लाहौर से है। मैंने जो स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल था, कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, बड़ा ही एवरेज स्टूडेंट था, थोड़ा नालायक भी कह सकते हैं आप। सिविल लाइंस में एडमिशन हुआ, फिर सिविल लाइंस के मैं प्री मेडिकल में पढ़ा था और उसके बाद मैंने मूव किया वहाँ से। अगेन कोई बहुत आला नंबर नहीं आए, कुछ अर्सा के लिए फैसलाबाद, फिर उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में रहा। वहाँ से मैंने की बैचलर इन केमिकल इंजीनियरिंग। वेरी गुड। और जैसे सारे केमिकल इंजीनियर सोचते हैं कि भाई इंजीनियरिंग करेंगे तो साथ ही जॉब मिल जाएगी, मेरा भी ये ख्याल था, लेकिन जब इंजीनियरिंग की तो पता लगा कि भाई जॉब इतना आसान काम नहीं है। अच्छा। और फिर मैं जॉब भी ढूंढ रहा था, साथ साथ मुझे ये लगा कि यार टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कोई मास्टर डिग्री के लिए भी अप्लाई करूँ। और उस वक्त जो है कोई नॉलेज उस वक्त आप थे नहीं तो हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। तो फिर मुझे ये लगा कि खुद ही जो थोड़ा बहुत पता था उसमें हमने कोशिश की कि पता करेंगे। जर्मनी का सुन रखा था, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी फ्रेडरिश अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी, वो उसमें मैंने अप्लाई किया। उसमें कुछ सीनियर्स पहले वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ मेरा छोटा सा इंटरव्यू भी हुआ। उन्होंने जो है हमें कहा कि आप टॉफल दें। अब टॉफल में ही कोई गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के कोई इंग्लिश कोई इतने हाई लेवल की नहीं थी, तो बस ठीक थोड़े से नंबर आए टॉफल में, इतने नंबर थे कि हमें एडमिशन मिल गया। और फिर एडमिशन में फ्री एजुकेशन थी डेफिनेटली। पर वन थिंग चेंज हैपन कि जब मैं जाने लगा तो मेरे वाले साहब मुझे कहें कि यार देखो तुम्हारे पास अब जॉब भी आ गई है, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारी शादी भी करवा सकता हूँ और अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पैसे ले लो और चले जाओ। तो मैंने थोड़े बहुत उनसे पैसे लिए और मैंने कहा नहीं मैं जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। वहाँ जाकर मैंने एक काम किया जर्मनी के अंदर, फिर मैंने अब मुकम्मल पढ़ा और फिर मुझे पहले साल के अंदर ही स्कॉलरशिप भी मिल गया। फिर मुझे उसके बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब भी मिल गई। मैं 20 घंटे जो है वीक में जॉब भी करता था और वो टेक्निकल लैब रिलेटेड जॉब थी। उसके बाद मुझे जो है इंटर्नशिप मिली, एक कंपनी थी BASF द केमिकल कंपनी, काफ़ी बड़ी जर्मनी की केमिकल कंपनी है, उसमें मुझे इंटर्नशिप मिल गई। फिर इंटर्नशिप के बाद मुझे वहाँ पे थीसिस भी मिल गया। फिर मेरी जो ओवरऑल मेरी डिग्री थी उसमें मेरी 1.3 आया, जो बड़ा अच्छा स्कोर समझा जाता है। तो मुझे 2-3 जगहों से स्कॉलरशिप ऑफर हो गया पीएचडी के लिए। लेकिन अब फिर वही मसला था, फिर मैं मिस कर रहा था आपको, आप नहीं थे तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मुझे फिर कंफ्यूज ये था कि जॉब कर लूँ या पीएचडी कर लूँ। तो फिर मुझे एक ऐसी पीएचडी मिली जिसमें मैंने जॉब भी करनी थी, मतलब इंडस्ट्री के साथ काम करना था। और ये EU का प्रोजेक्ट था और मुझे कंपनी का नाम है फिलिप्स सेमीकंडक्टर, और फिलिप्स बेसिकली डच कंपनी है, ठीक है। तो और ये फिलिप्स नाइमेगन में था इनका सेमीकंडक्टर यूनिट, तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन जो है 2 साल के अंदर फिलिप्स को भी पता लग गया कि फैसल को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने फिलिप्स सेमीकंडक्टर बेच दी NXP को, और आजकल पूरी दुनिया में NXP सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर यूनिट बन चुका है। तो NXP सेमीकंडक्टर से फिर मेरी पीएचडी ख़त्म हुई वहाँ से, और फिर मुझे जॉब मिल गई किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अच्छा, अब ये बताइए कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मशहूर यूनिवर्सिटी है सऊदी अरब की। तो कुछ जनरली आप क्योंकि पिछले 15 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जनरली मेरे ऑडियंस को बताइए उस यूनिवर्सिटी के बारे में। जो है ना किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बनी है 2009 में।
ठीक है। सितंबर 2009 में। इट्स ड्रीम ऑफ किंग अब्दुल्ला। सही। किंग अब्दुल्ला ने 2007 में इसको अनाउंस किया और विद इन 1000 डेज यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया। और इस यूनिवर्सिटी का ख़ास बात ये थी, उसने इसका नाम रखा था कि आई वांट टू मेक ए हाउस ऑफ विजडम। हाउस ऑफ विजडम जो था ये 14th सेंचुरी के साथ कनेक्ट किया उसने। 14th-15th सेंचुरी में जो बगदाद था वो हाउस ऑफ विजडम कहलाता था। सारे मुसलमान साइंसदान वहाँ आए थे। तो वो भी ये चाहता कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जहाँ पे सारे मुस्लिम साइंटिस्ट और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट, सारे के सारे ब्राइट माइंडेड पीपल यहाँ आए। तो उसके लिए उसने ये किया कि क्या चीज़ है जिससे मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो उसको ये लगा कि एक ही चीज़ से मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ लोगों को यहाँ पे, वो ये है कि बेहतरीन इक्विपमेंट या फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर दे। तो उसने किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में 2009 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, दैट्स स्टेट ऑफ द आर्ट। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट का या इस सारे रीजन का वो काउस के पास था। और फिर उसके बाद काउस ने ग्रो किया। अब काउस जो है वो नेचर इंडेक्स में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है, वो THE रैंकिंग में काफ़ी ऊपर चली गई हुई है। मिडल ईस्ट की उसे MIT भी बोलते हैं। ये नहीं कि मैं वहाँ पे काम करता था, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, क्यों मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत टाइम गुजारा जर्मनी के अंदर, हॉलैंड के अंदर, बेल्जियम के अंदर, और मैं इन सारे मुल्कों में काम करने के बाद ये देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है उससे कहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं बेहतर इक्विपमेंट काउस्ट आपको प्रोवाइड करता है। और काउस्ट मैं आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ काउस्ट, तो मैं डेफिनेटली अपने आपके व्यूअर्स को कहूँगा कि दे आल्सो कंसिडर काउस्ट फॉर देयर मास्टर डिग्री और फॉर PhD प्रोग्राम। अच्छा, अब ये बताइए कि पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि बैचलर्स जिनका कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट करने वाले हैं, और वो जो हैं अगर मास्टर्स या PhD के लिए काउस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या आप उनको इनसाइट टिप्स देंगे? क्या वो स्ट्रेटजीज इख्तियार करें ताकि उनका वहाँ पे एडमिशन हो, स्कॉलरशिप हो? सबसे पहली बात ये शायद बहुत सारे लोगों को पता भी हो, काउस्ट अंडर ग्रेड नहीं करवाती। जी। आपको सिर्फ मास्टर्स के लिए वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है या PhD के लिए? या PhD के लिए। आपको 3 किस्म की डिग्रीज हैं, मास्टर्स, मास्टर लीडिंग टू PhD और ओनली PhD। ठीक है। ठीक है, ये 3 आपके पास रूट्स ठीक हैं। है। और मास्टर डिग्री का स्कॉलरशिप में ज़रा स्टूडेंट्स को बता दूं कि काउस्ट आपको $2000 स्टाइपेंड देता है, प्लस फ्री हाउसिंग, प्लस आपको 1 ईयर टिकट, उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपकी फैमिली है तो उसको बच्चे हैं तो उसको भी साथ सपोर्ट करता है स्कूल्स के लिए। पॉइंट ये है कि इट्स एन एक्सीलेंट प्लेस टू बी। नाउ गेटिंग एन एडमिशन, ऑफ कोर्स जब आपके पास ये सारी चीज़ें फ्री मिल रही हों, इतना बड़ा स्कॉलरशिप हो, तो कंपटीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपको GRE में स्कोर लेने पड़ते हैं और वो एक टफ है। आप जितने अच्छे स्कोर GRE में लेंगे उतना आपके ज़्यादा चांसेस स्टैंड करते हैं जाने के लिए। तो ये GRE जनरल देना है? हाँ जी, GRE जनरल। आप इंजीनियरिंग में दे सकते हैं, लेकिन जनरल भी दे दें तो वो भी ठीक है। उसमें उसके काउस्ट सिर्फ ये चाहता है कि आपने GRE दिया हो। ठीक है। क्योंकि आप जब कम्पीट कर रहे हैं तो आप उनके साथ कह रहे हैं जिन्होंने दिया हुआ है। सही। उसके अलावा एक और भी पॉसिबिलिटी है, अगर आपने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है, आपकी कुछ पब्लिकेशंस हैं, तो काइंडली उन प्रोफेसर से रब्ता करें डायरेक्टली जो आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं, और उन्हें बताएं कि आपने क्या किया है और आप डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन सर्टन केसेस अगर आपका CV, आपका टॉपिक, आपने जो पहले रिसर्च की हुई है वो किसी फैकल्टी के बहुत करीब है, तो वो आपको डायरेक्ट PhD के लिए एनरोलमेंट भी दे सकता है और उसके लिए वो आपको सपोर्ट लेटर भी दे सकता है। तो ये भी एक रूट है। तो अभी काउस जो है 4 मेजर एरियाज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ बन रहे हैं। तो इन जनरल ओवरऑल कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं काउस में जो कि स्टूडेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं ये लोग? 15 डिफरेंट के पास सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेनली आपके पास क्या लें इंजीनियरिंग्स हैं, लेकिन साइंसेज में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, ये सब बायो भी है। लेकिन इसके अलावा जो है बाकी सारी बेसिक इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंसेज, मैथमेटिक्स भी है। उसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बड़े स्ट्रॉन्ग, तमाम यानी नेचुरल साइंसेज और इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन मौजूद है। अगर आपने PhD की हुई है और आप पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं। अगर आपने PhD के कुछ सेकंड ईयर में है तो आप एज विजिटिंग स्टूडेंट भी आ सकते हैं काउस के अंदर। यानी बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। यानी एक फुल टाइम स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए आ सकते हैं, विजिटिंग स्टूडेंट भी आ सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं, मास्टर्स लीडिंग टू PhD भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, और पोस्ट डॉक के लिए भी आ सकते हैं। और अगर मेरा ख्याल है कि अगर आपका ऑलरेडी 1-2 साल का, 3 साल का पोस्ट डॉक है भी,
तो आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट या भी इस आ तरह भी आ सकते सकते हैं। अच्छा, अब आखिरी मेरा सवाल ये है। आपका सवाल एक छोटा जी, सा उसमें मजीद बता जी, दूं, जी, please। 4 मेजर आप ये बता दें, हाँ, हाँ। 4 जी, मैं सेंटर ऑफ जी, एक्सीलेंस, 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। उसमें एक अभी रिसेंटली अनाउंस में, उसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी का है, उसमें एक एआई का है, थर्ड वन फूड का है और फोर्थ वन हेल्थ का है। ये 4 एरियाज हैं। इन किंगडम के अंदर इन जनरल इन 4 एरियाज पर रिसर्च होगी और काउस भी इन 4 एरियाज को फोकस करेगी। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। आई शुक्रिया थिंक इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। गुड लक विद योर एप्लीकेशंस। प्लीज डू अप्लाई टू काउस। हैव अ गुड डे।